गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का रेशियो चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, और ये रेशियो का दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने बेसिक को कवर कर लिया है, जो भी रेशियो के बेसिक होते हैं, किस तरीके से रेशियो का मतलब क्या होता है, उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने देखे। ठीक है, और हमने कुछ सवाल किए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रेशियो का एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते, ठीक है, ये मतलब एक होता है मेथड जिसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, ये AB और CD के बीच में रेशियो दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो तीन रूल हैं यहाँ पे। सबसे पहला रूल कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो रूल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया क्या है A/B इज इक्वल टू C/D, तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड एक एक को जोड़ देंगे। तो A/B प्लस 1 इज इक्वल टू C/D प्लस 1, दोनों साइड एक एक जोड़ रहे हैं तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये हर में है, ये ऊपर चला जाएगा जब इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B/B हो जाएगा और ये C प्लस D/D हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंडो रूल। ठीक है, दूसरा जो रूल होता है वो होता है डिविडेंडो। ठीक है, तो डिविडेंडो रूल में जिस तरीके से हमने यहाँ पे +1 किया था, इस प्रकार से हम लोग -1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे A/B इज इक्वल टू C/D दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड -1 कर देंगे, C/D -1। अब इसको जब हल करेंगे तो A-B/B आ रहा होगा और C D/D आ रहा होगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, डिविडेंडो रूल। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा रूल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं, जो तीसरा रूल है इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये क्या है, दोनों को मर्ज कर दिया हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मान लीजिए समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। ठीक, तो जब इन दोनों समीकरण को हम लोग भाग कर देंगे तो जो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ जाएगा। तो जब ये दोनों समीकरण को भाग कर रहे होंगे तो क्या आएगा, ये B से B का कट जाएगा, ये D से ये D कट जाएगा और ये सारे जो बच जाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं A प्लस B/A-B इज इक्वल टू C प्लस D/C-D। ठीक है, तो ये जो ये है, ये मेन जो है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इतना हम लोग को नहीं करना है, +1 -1 ऐसा कुछ नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट कैसे याद होना चाहिए, देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को रेशियो दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसा रेशियो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो ऐसा लिखेंगे कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख देंगे इसको, ये नीचे वाले को एक बार प्लस करके और फिर एक बार माइनस कर देंगे। जो अंश है उसमें एक बार प्लस करेंगे हर को और एक बार अंश में हर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो A हो जाएगा, उसमें एक बार B को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसी प्रकार से C में D को एक बार जोड़ देंगे और एक बार C में D को घटा देंगे। तो ये डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 3200 रुपये को A, B तथा C में क्रमशः 5:2:9 के अनुपात में बांटा गया है, तो B को कितने रुपए मिले। ठीक है,
आसान सवाल है। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे सॉल्यूशन करने के पहले जो है आप एक बार ट्राई कर लीजिए कीजिए, ठीक है। और जब आपसे नहीं बनता है तो आप जो है इस सॉल्यूशन को देखा कीजिए, तभी आपको जो है फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच अनुपात कितना है, 5:2:9, ठीक है। इस अनुपात में टोटल जो रुपए थे 3200 उसको बांटा गया है। अगर अनुपात का टोटल हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 16, ठीक है। अब देखिए ये 16 जो है ये तो अनुपात में टोटल है, लेकिन एक्चुअल टोटल हम लोग कितना दिया हुआ है 3200 रुपये। ये मतलब ये 16 किसके बराबर है, 3200 रुपये के बराबर है, ठीक है। 16 किसके बराबर है, इस 3200 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 16 अगर 3200 के बराबर है तो 16 को 3200 बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसको भाग कर देंगे इससे, 3200/16 मतलब कि 16 दूना 32 और 2 शून्य, ठीक है। मतलब कि 200 का गुणा करेंगे जब 16 में तब 3200 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब आपसे क्या पूछा हमसे कि बी को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो बी को कितने रुपए मिले, बी का वैल्यू अनुपात में कितना है 2। अगर 16 3200 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है। तो 2 किसके बराबर होगा, इंटू 16 से 3200 तक पहुंचने के लिए हम लोग 200 गुणा किए, तो 2 से आगे जो है जो भी एक्चुअल वैल्यू होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमको 200 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 से गुणा करना पड़ेगा, तो 200 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 9 तथा 16 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है पिछले क्लास में आपको क्या बताया था, मध्यानुपाती मतलब क्या है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ठीक है, ये तीनों किसी अनुपात में है, ए और बी और सी, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। मतलब कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, मतलब जो बीच की वैल्यू है उसका मान हम लोग को निकालना है, ठीक। तो चलिए इस सवाल में देख लेते हैं। यहाँ पे 3 संख्या होंगी, एक तो 9 होगा, एक 16 होगा और उसके बीच में कुछ होगा, ठीक है। मान लीजिए बी है, तो बी क्या होगा अंडर रूट ए सी, तो अंडर रूट ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 16, तो 9 जब बाहर आ जाएगा रूट के तो कितना बन जाएगा 3, और जब 16 बाहर आएगा तो 4, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि यदि 3x तथा 27 सतत अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सतत अनुपात मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर x मतलब 3x तथा 27 सतत अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। 3x और 27 सतत अनुपात में मतलब तीनों एक अनुपात में है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/x इज इक्वल टू x/27, ठीक है। x से x मल्टीप्लाई होगा और 27 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो x का स्क्वायर बराबर 3 × 27, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट 27 दिया 81। अब आपको मालूम होगा कि 81 क्या है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू 9, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 12:13 है। यदि प्रत्येक संख्या को 20 कम कर दिया जाता है तो उनके बीच अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है। ये भी आसान सवाल है। देखिए अभी हम लोग आसान सवाल कर रहे हैं ताकि हम लोगों का बेसिक जो है वो मजबूत हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए दो संख्या हैं, एक है कितना 12 के और दूसरा कितना है 13 के,
ठीक है। इनके बीच अनुपात दिया है 12:13 का, और हम लोग को पता है कि हम लोग डायरेक्ट अनुपात को तो लिख नहीं सकते। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अनुपात दिया है तो वह उस संख्या को हम एक्चुअल नंबर में लिखना हो और हम लोग को ये के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या 12 के और 13 के है। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 20 कम कर दिया जाता है तो उनके बीच अनुपात 2:3 हो जाता है। मतलब कि जैसे 12 के है और 13 के है, ठीक है, दोनों को 20 कम कर दिया गया। जब दोनों को 20 कम कर दिया गया तो इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 2:3, ठीक। तो इसको हल कर लेंगे, 3 से इसको गुणा कर देंगे और 2 से इसको गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 × 36 माइनस 20 × 60, सॉरी यहाँ पे के, माइनस 20 × 60 बराबर 13×2 = 26 के माइनस 20×2 = 40, ठीक है। ये 26 इस साइड आ जाएगा, तो 26 के माइनस 36 के माइनस 26 के बराबर -40 प्लस का 60, ठीक है। यहाँ से 10 के बराबर -40 प्लस 60 20, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अभी हम लोग को के का वैल्यू पता चला है। जब के का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग एक्चुअल नंबर निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24, 12×2 = 24, और ये कितनी 13×2 = 26, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा है दूसरी संख्या का वर्ग, तो दूसरी संख्या कौन है 26, ठीक है। 26 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 676, 676, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा चमक रहा होगा, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पेन, यहाँ पे लिखा है कुछ पेन, एक व्यक्ति कुछ पेन अपने 4 दोस्तों P, Q, R तथा S में 1:3 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटता है। तो पेन की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो किसी व्यक्ति के पास हो, ठीक है। एक व्यक्ति, उसके पास कुछ पेन है, वो अपने 4 दोस्तों P, Q, R और तथा S में इस अनुपात में उन पेन को बांट देता है। तो हमें पेन की न्यूनतम संख्या बतानी है जो कि एक व्यक्ति के पास हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि P, Q, R और S 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन चारों व्यक्तियों में हमको बांटना पेन को, P, Q, R और S, ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके पास 1/3, इसके पास 1/4, 1/5 और 1/6 इस अनुपात में बांटना है, ठीक। तो देखिए अगर बटे में आप हल करेंगे सवाल को तो ऐसा नहीं कि सवाल हल नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी इसका टोटल निकालेंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रैक्शन में चीज़ों को हल कर रहे होते हैं तो हमको ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए हम लोग आसान तरीका अपनाएंगे, इस फ्रैक्शन को सबसे पहले चेंज कर लेंगे हम लोग सिंपल संख्याओं में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4, 5 और 6, इसका जब एलसीएम लेंगे 3 एकम 3, 4, 5, 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, 5, 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, तो कितना गया एलसीएम 60, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 60 से हर एक को गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये जो है सिंपल संख्याओं में आ जाएगा। तो 1/3 को जब 60 से गुणा करेंगे, फिर 1/4 को 60 से गुणा करेंगे, फिर 1/5 को 60 से गुणा करेंगे, फिर 1/6 को 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 6 दाम 60, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता, अब आसान रेशियो का जो है सिंपल फॉर्म हम लोग को मिल गया, क्या 20, 15, 12 और 10, 20, 15, 12 और 10, ठीक है। इन रेशियो में हमको असल में बांटना है। देखिए फ्रैक्शन को मैं पहले इसमें चेंज कर लिया, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, क्योंकि सिंपल फॉर्म में चेंज करने से क्या हो जाता है कि हम लोग को सवाल जो हल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तब ये कितना है 20, ये 15, ये 12 और ये 10। अभी ये अगर इसमें है तो एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 20 के मान सकते हैं, इसको 15 के मान सकते हैं, इसको 12 के मान सकते हैं और इसको 10 के मान सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 20, 15, 12 और 10, इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 10, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 12
57, तो 57 के, ठीक है। ये हो गया टोटल पेन। अब हमको एक चीज़ मालूम है कि टोटल पेन कितने हैं, 57 के, ठीक है, 57 के पेन है। अब मिनिमम नंबर ऑफ पेन पूछा है हमारे पास, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने हो सकते हैं, जब के की वैल्यू कितनी होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि के की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो के की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी, 1, तो 1 रखेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 57, ठीक है। तो मिनिमम जो कम से कम जो है न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी पेन की, 57, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, पी क्यू तथा आर के बीच कुछ रुपए 2:5:7 के अनुपात में बांटे जाने हैं। यदि पी तथा आर को मिले कुल रुपए क्यू को मिले रुपए से 800 रुपये ज़्यादा हों तो पी को कितने रुपए मिले। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, कौन कौन, पी क्यू और आर, ठीक। पी क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं, इनको कितने कितने अनुपात में बांटा जाना है, 2:5:7, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पी तथा आर को मिले कुल रुपए, मतलब इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, ये तो अनुपात वाला वैल्यू हो गया। अगर हम लोग इसको एक्चुअल वैल्यू इसको लिखें तो इसको 2 के मान सकते हैं, इसको 5 के मान सकते हैं और इसको 7 के मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 2 14 के, ठीक है, 14 के टोटल। अब क्या बोल रहा है कि यदि पी तथा आर को मिले कुल रुपए क्यू को मिले रुपए से 800 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है। तो टोटल रुपए हमारे पास 14 के हैं, तो पी को कितना मिलेगा, 2k/14, ठीक है, मतलब 14 का 2k मिलेगा। इसी प्रकार से क्यू को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 5k/14, ठीक है, और इसको कितना मिलेगा, 7k/14, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। हमारे पास टोटल पेन कितने हैं, मतलब टोटल रुपए कितने हैं, 14 के। 14 का 2 भाग किसको मिलेगा, पी को, 14 का 5 भाग क्यू को, और 14 का 7 भाग आर को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी तथा आर को मिले कुल रुपए क्यू को मिले रुपए से 800 रुपये ज़्यादा है, मतलब कि ये और ये पी और आर इन दोनों का योग जो है इससे 800 रुपये ज़्यादा है, मतलब कि 2k/14 प्लस 7k/14, ये इन दोनों का मतलब जो जोड़ है और इसका इसका अंतर, मतलब कि 5k/14, ठीक है, इसका अंतर कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। देखिए मैं दूसरे सवाल को फिर से हल कर रहा हूँ, मुझे लगा कि विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो पी क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं, इनको कितने 2:5:7 में रुपए बांटने जाने हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक्चुअल वैल्यू माने तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 5k और ये कितना हो जाएगा 7k, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5 2 7 और 7 14k, ठीक है। अब ये 14 के रुपए को हमको बांटना है सबको, तो पी को कितना रुपए मिलेगा, 2k/14, ऐसे क्यू को कितना मिलेगा, 5k/14, और ऐसे आर को कितना मिलेगा, 7k/14, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है सवाल में कि पी तथा आर को मिले कुल रुपए क्यू को मिले रुपए से 800 रुपये ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का योग जो है इससे 800 रुपये ज़्यादा है, मतलब कि इन दोनों के योग और इसका अंतर 800 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ये 2k/14 प्लस 7k/14 माइनस 5k/14, ये किसके बराबर है, 800 रुपये के, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9k/14 माइनस 5k/14 बराबर 800, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 9 में 5 घटेगा तो 4k/14 इज इक्वल टू 800, तो k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, सॉरी k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 गुणे 14/4, तो 4 से 4 दूना 8, तो कितना आ गया, 14 दूना 2800, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या है, k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 2800, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, p को कितने रुपए मिले,
पी को कितने रुपए मिले, अभी हम लोग को पता था, तो 2k/14 यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया। तो k का वैल्यू सीधा उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो p को मिले कितने रुपए, 2 × k का वैल्यू 2800/14, 14 से भाग दिए, 14 दूना 28, तो 400 रुपये, ठीक है। आसान सवाल था, ठीक है। अगर आपको क्या है कि मेरा स्पीड थोड़ा सा तेज़ लग रहा है, तो आप क्या है वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। आप एक बार देखेंगे फिर दोबारा देखेंगे तो चीज़ें आपको जो है और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि आयत का परिमाप, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि आयत का परिमाप 360 मीटर है तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। आसान सवाल है। देखिए क्या क्या दिया हम लोग को, आयत की लेंथ पता है और ब्रेड्थ, इन दोनों का अनुपात पता है। दोनों का अनुपात कितना है, 5:4, ठीक है। अब आपको आयत का परिमाप का परिभाषा पता होगा या फॉर्मूला। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 5k, और इसको क्या मान लेंगे, 4k, ठीक है। तो कितना हो गया, 5×4 = 9k। अब आयत का परिमाप हमको दिया कितना, 360 मीटर, ठीक है। जो आयत का परिमाप हमको कितना दिया है, 360 मीटर। तो जो आयत का परिमाप हमें कितना दिया है, 360 दिया है। 360 यहाँ पे कितने के बराबर है, 360 जो है यहाँ पे 18k, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 18 दूना 36, 20, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, आयत की चौड़ाई क्या है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे k मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई क्या है, 4k, ठीक है। तो 4k मतलब 4 × 20 मतलब 20 चौके 80 मीटर, ये है आयत की चौड़ाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके के सवाल जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक बार इसे हल करने का तरीका आप समझ जाएंगे तो इस तरीके के और भी सवाल आप आसानी से हल कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, के कुछ सिक्के क्रमशः 5:9:4 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 206 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, इसमें 25 पैसे के सिक्के हैं और इसमें 10 पैसे के सिक्के हैं। अब कितने सिक्के हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के ही सिक्के हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज़ मालूम है कि बैग में कुल 206 रुपये, मतलब टोटल जो बैग में इसमें टोटल 206 रुपये हैं, ठीक। तो अब पूछ रहा है हमसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो चलिए ये बहुत आसान सवाल है, बस एक बार समझने की देरी है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये 3 तरीके के सिक्के हमारे पास हैं, ठीक है, बैग में। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स और दूसरा वैल्यू ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमको पता है अनुपात इसका क्या है, 5, 9 और 4, ठीक है। मतलब हम अगर एक्चुअल वैल्यू इसको मान के चलिए तो 5k, 9k और 4k, ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, ठीक। दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का मूल्य। तो 50 पैसे का मूल्य क्या होता है, 1/2 रुपये, ठीक है। मतलब मूल्य मतलब कि इसका एक्चुअल वैल्यू, तो 50 पैसे का मतलब क्या है, 1/2 रुपये। इसी प्रकार से 25 पैसे का मतलब क्या है, 1/4 रुपये। समझ रहे हैं बात को, 1/4 रुपये। इसी प्रकार से 10 पैसे का मतलब क्या है, 1/10 रुपये, ठीक है। मतलब कि 1 रुपये का आधा जो होता है वो 50 पैसा होता है। इस प्रकार से 1 रुपये का 1/4 जो होता है वो 25 पैसा होता है। इसी प्रकार से 1 रुपये जो 10 पैसा होता है, 1 रुपये का 1/10 भाग होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखिए, मैं आपको एक चीज़ आसानी से यहाँ पे समझा सकता हूँ, वो क्या है कि मैं जैसे आपको बोल दूँ कि आपके पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं,
ठीक है। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब कि आपको क्या पता है 50 पैसे के, तो इसका वैल्यू आपको पता है 1/2, ठीक है। और सिक्के, टोटल नंबर ऑफ़ सिक्के पता है, नंबर ऑफ़ सिक्के कितने हैं 100, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। आपको नंबर ऑफ़ सिक्के पता है और आपके 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आप आसानी से टोटल कितने रुपए होंगे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे इसके वैल्यू से, जो इसका मूल्य है इससे गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 और 0, मतलब कि आपके पास 50 रुपये हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो आपके पास 50 रुपये हैं। ये आपको कैसे पता चला? आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स है उसमें आपने क्या किया, उसके मूल्य का गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्चुअल जो है, एक्चुअल मनी कितना है हमारे पास ये देख लेते हैं। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉइन्स में जब वैल्यू का गुणा करते हैं तो हमको टोटल जो पैसे हैं हमारे पास वो पता चल जाता है कितने रुपए हैं, ठीक है। तो 5K इंटू 1/2 करेंगे तो 5K/2 आएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 9K/4 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो। इसी प्रकार से जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4K/10 आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है कि एक्चुअल मनी टोटल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास कितना है 206 रुपये है, मतलब कि इन तीनों का योग 206 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो इन तीनों का मूल्य योग जो है 206 रुपये के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि 5K/2 प्लस 9K/2 प्लस 9K/4 प्लस 4K/10 बराबर कितना है 206 रुपये के बराबर है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। 2 दाहम 20 और 10 पचे 50 के, 4 पंचे 20, 5 9 45 के, 10 दूना 20, 2 चौके 8 के बराबर 206, ठीक है। तो अब 50, 45 और 8 कितना हो जाएगा 103 के बटा 20 बराबर 206, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग पता चल जाएगा 103 दूना 206, इससे काटेंगे इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 20 ये कितना आ गया 40। तो हम लोग को के की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई 40, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग को पता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 5K, तो 5K इंटू 40, तो कितना आ गया, सॉरी 5K की जगह में हम लोग क्या रख देंगे 40, तो 5 इंटू 40 कितना हो गया 200 कॉइन्स या 200 सिक्के, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपको ध्यान देने के लिए है, मैं आपको इतना डिटेल में बताया हूँ। जब आप इसको कर रहे होंगे 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस के बाद जो है आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना डिटेल में आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है आगे आने वाले वीडियोस टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।